नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से हम यकीन करते हैं कि कई लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया होगा और आप में से कई ऐसे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया होगा। तो आपको बता दें कि अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, पहले तो आपको लगेगा जुर्माना। दूसरी बात ये कि अब आईटीआर को ई वेरीफाई करने के नियम भी सरकार ने काफी सख्त कर दिए हैं। 30 दिन मतलब अगस्त 31 तक आपको अपना आईटीआर वेरीफाई करना बेहद जरूरी है, वरना आपका समय पर भरा आईटीआर भी अमान्य करार दिया जा सकता है। तो ई वेरीफाई आप आईटीआर को कैसे करें? दूसरी चर्चा आज जो हम शो में करेंगे वो ये है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्यों ना नया टैक्स रिजीम, जिसमें आपको बिना किसी टैक्स रिबेट के बहुत सारे टैक्स स्लैब्स मिलते हैं, क्या धीरे धीरे उसी को बढ़ावा दिया जाए, उसको क्या आकर्षक बनाया जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या जो मौजूदा टैक्स रिजीम है या जिसको हम पुराना टैक्स रिजीम कहते हैं, क्या धीरे धीरे सरकार उसको पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है? इस पर रहेगी खास चर्चा। और खास चर्चा इस पर भी रहेगी कि कृषि से आय कब उस पर लगता है टैक्स और कब नहीं लगता है उस पर टैक्स। इस पर भी करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। और हमारे साथ चर्चा में शामिल है दो खास मेहमान, सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स एक्सपर्ट कपिल मित्तल से आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। इसलिए सुनील जी और कपिल जी दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में। और समय तो वैसे बीत चुका है आईटीआर फाइल करने का, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अभी भी काफी ज्यादा लेट फाइलर्स हैं जो कि अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। लेकिन जो ये आईटीआर ई वेरिफिकेशन का नियम है सुनील जी, कि आपको 30 दिनों के अंदर अंदर अपना वेरीफाई करना ही पड़ेगा आईटीआर, ये क्या है? 30 दिनों की मियाद कब खत्म होती है? और अगर कोई अपना आईटीआर समय पर भरने के बावजूद वेरीफाई नहीं करता है तो उनके आईटीआर का क्या होगा? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें एक क्लैरिफिकेशन है और बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। सरकार 29 जुलाई 2022 को एक सर्कुलर लेके आई है और उसमें यह कहा है कि अगर आप 1 अगस्त जिस दिन इफेक्टिव हो रहा है नोटिफिकेशन, उसके बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर या तो ई वेरीफाई करना है उसको। ई वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप अपने डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर दीजिए, आप अपने आधार मोबाइल ओटीपी से कर दीजिए, आप जो बैंक में आपका ईवीसी है उससे वेरीफाई कर दीजिए, आप डीमैट से कर दीजिए। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई नहीं है तो सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर वी जो एक्नॉलेजमेंट निकलती है जब आप रिटर्न अपलोड करते हैं, उसको बाई पोस्ट भेज दीजिए। हाँ, जिन लोगों ने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल की है, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 22 के बीच में फाइल किया है, उनके लिए टाइम घटाकर 30 दिन कर दिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे आपने कहा, अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया, या तो ई वेरिफिकेशन कर दीजिए या आईटीआर वी को भेज दीजिए वहां पे सीपीसी बेंगलुरु, तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने कभी वो रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, वो नॉन फाइलर माना जाएगा और सारी पेनल्टी और टैक्स आपको देने पड़ेंगे। ये एक्चुअली बहुत ही शायद चिंता में डालने वाली बात है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि पूरी जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने रिटर्न को दाखिल करना है। कपिल जी, जैसा सुनील जी बता रहे थे यहाँ पर कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अगस्त या फिर उसके बाद रिटर्न भरा है या भरने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। मतलब आपको 31 अगस्त तक अपना ई वेरिफिकेशन करना ही करना है, नया नोटिफिकेशन कहता है। पर कई लोग होते हैं कपिल जी जो कि इसके बावजूद अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाते हैं या तो फिर भरते ही नहीं है। रिटर्न न फाइल करने के क्या नुकसान है? हम तो वैसे अपने अलग अलग शोज के जरिए ये बताते रहते हैं, पर एक तो वैसे ही कम टैक्स पेयर्स, उसके अलावा भी जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो भी काफी देरी से रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद एक बार फिर से सरकार बढ़ाएगी समय को आगे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने इस बार समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया है। अब जो भी लोग रिटर्न फाइल करेंगे वो जुर्माने के साथ ही करेंगे। एक तो कितना जुर्माना लेट फाइलिंग पर, और आपके जरिए मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आप बताएं कि रिटर्न न फाइल करने के नुकसान क्या है? देखिए, पहले तो स्वाति जी मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे करदाता अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना रह गए हैं अभी भी, तो मैं आपको थोड़े आंकड़े बता देता हूँ। अभी
इनकम टैक्स पोर्टल पे 10,54,00,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिन्हें अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 5,82,00,000 करदाताओं ने ही अपनी रिटर्न फाइल करी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने बताया कि कुछ लोग फाइल नहीं करते हैं, कुछ लोग फाइल करेंगे। तो अभी बहुत बड़ा एक तबका है जिसने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है। अब बात करते हैं पेनल्टीज़ की। तो अगर आपकी रिटर्न में कोई भी टैक्स बनता है तो आपके पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपये की, लेकिन अगर आपकी रिटर्न में टैक्स बनता है तो आप पे पेनल्टी लगेगी 5,000 की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आपके ऊपर 1,000 रुपये या 5,000 की पेनल्टी लगनी ही लगनी है, वो उससे बचा नहीं जा सकता। अब आते हैं, आपने बताया कि रिटर्न ना फाइल करने के क्या नुकसान है। तो देखिए, रिटर्न ना फाइल करने के बहुत सारे नुकसान हैं, जिसमें से कुछ एक नुकसान आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो वो टीडीएस का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप सैलरीड क्लास है और आपको सैलरी इनकम आता है और उसके ऊपर आपका 10 या 15,000 रुपये का टीडीएस कट गया है, जो कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं और हो सकता है कि उसका आपका रिफंड भी आ जाए, तो वो रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली इनकम टैक्स 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांग लेते हैं। अगर आपके पास रिटर्न की कॉपी नहीं है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर में आपके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी आ सकती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। उस नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा और उस केस में आपका जो टैक्स बनता है वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपसे वसूला जाएगा। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अपनी रिटर्न समय पर फाइल करें। अगर समय पर नहीं भी कर पाए तो आप एटलीस्ट अपनी लेट रिटर्न जरूर फाइल करें। अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन अभी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप पिछले 2 सालों की रिटर्न भी अपनी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि आप अपना रिफंड उसमें क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आप अपनी मार्च 20 की रिटर्न फाइल करना भूल गए थे तो अभी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, एक ITR यू करके एक फॉर्म निकाला है जिसमें आप अपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा अगर आपकी कोई रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना रह गई है तो उसको फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी इनकम जो डिक्लेयर होने से रह गई थी वो दिखा सकते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आप अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल करें। ये लेकिन एक करदाता पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एक्टिव है, कितने जल्दी उसको कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, आपने शुरुआती आंकड़े जो कहे उससे ये समझ में आता है कि आपने लगभग 50% टैक्स पेयर्स हैं ऐसे, अगर मैं आंकड़ों को सही समझ पाई हूं तो उन्होंने अब तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। सुनील जी, बीच में ये बातें भी आ रही थी कि जो IT पोर्टल है उसमें लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो अपने रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, जबकि कई सारी सुविधाएं यहाँ पर IT विभाग की तरफ से भी सामने आई है। इस बार तो प्री फिल्ड ITR भी था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही डली हुई थी और समय दर समय जो टैक्स विभाग है वो क्लैरिफिकेशन जारी करता रहता है। हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए भी लोगों को तरीके बताते रहते हैं कि आप ITR कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या दिक्कतों से बचना है, किन गलतियों को आपको नहीं करना है। फिर भी क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे लोग, इतने सारे करदाता अब तक ITR नहीं भर पाए हैं? देखिए स्वाति, हमको कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कुछ काम करने की आदत है। हम बातों को टालते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। जहां तक IT पोर्टल का सवाल है स्वाति, आपको जानकर मतलब गर्व भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि एक दिन में 73 लाख रिटर्न फाइल किए लास्ट दिन। तो पोर्टल तो खराब नहीं था, ठीक है, ग्लिचेज आते हैं, पर ऐसा नहीं था कि पोर्टल खराब था। पर हम लोगों की जो आदतें हैं उस आदतों को हमें सुधार करना पड़ेगा। एक और मैं ऐड बात करना चाहूंगा, जो कपिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अपडेटेड रिटर्न का आपको फॉर्मूला दे दिया। बहुत सारे लोग सवाल और पूछते हैं कि रिटर्न अगर आपने लेट फाइल की तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अपना, पर उसमें भी एक सरकार ने सहूलियत दे रखी है।
अगर आपका हाउसिंग से लोन से इंटरेस्ट है, मतलब जैसे सैलरी एम्प्लॉय को अगर हाउसिंग लोन के कारण उसके ब्याज के कारण आप इंटरेस्ट जो 2 लाख से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 2 लाख एडजस्ट करने के बाद में, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो अब जैसे आपने कहा, लोगों को अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और एक दूसरी बात क्या है स्वाति, कि 9 साल से, पिछले 9 सालों से सरकार हर बार डेट बढ़ा दिया करती थी। अब लोगों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि ये तो सरकार डेट बढ़ा ही देगी। 9 साल के बाद वो क्रम टूटा है और सरकार ने ठान लिया है कि अब हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये तो आईटीआर वेरीफाई की बात हुई और हमने समझे कि आईटीआर वेरीफाई करना आपके लिए क्यों जरूरी है, ई वेरिफिकेशन आप कैसे करें, उसके अलावा ई वेरिफिकेशन आपको कब तक करना है, कितना जुर्माना आप पर लग सकता है, ये हमने तमाम बातें की। लेकिन अब समझना ये जरूरी है कि ये खबरें आ रही हैं कि नया टैक्स रेजीम, इसके बदलाव की तैयारी की जा रही है। और कपिल जी, जब 2020 में आम बजट में नए टैक्स रेजीम का ऐलान किया गया था, बहुत सारे टैक्स स्लैब्स उसमें लाए गए विदाउट एनी एग्जेप्शन। तो ऐसा लग रहा था कि शायद नए टैक्स सिस्टम में लोग जाना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन 2 साल के बाद जो हम समझ पा रहे हैं, जो आपने कुछ आंकड़े भी दिए, लगभग 2021-22 के असेसमेंट साल में अराउंड 5.9 या 8.9 के करीब अभी रिटर्न दाखिल हुए हैं, जो आपने आंकड़े एग्जैक्टली बताए थे। और उसमें 5% से भी कम टैक्स पेयर ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न भरा है। मतलब ये क्लियरली इंडिकेट करता है कपिल जी कि नए टैक्स सिस्टम में अभी भी लोग ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जेप्शंस जो हैं वो एक्चुअली नए टैक्स सिस्टम में है ही नहीं। जिसका बहुत समय से हाउस रेंट चल रहा है, जिसने होम लोन लिया है, वो कोई भला नए टैक्स सिस्टम में क्यों जाएगा। तो इसको आकर्षक बनाने के लिए, या फिर पूरी तरीके से जो मौजूदा या पुराना टैक्स सिस्टम है उसको अगर हम सरकार धीरे धीरे खत्म करने की सोच रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कम से कम अभी हम आने वाले 5, 10 या 20 सालों में तो बहुत नामुमकिन सा लगता है, और लोग उसे क्यों छोड़ेंगे जिसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आपने एकदम सही कहा कि जब आपको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, एटीसी की डिडक्शन मिल रही है, आपको एलआईसी का, पीएफ का, बहुत सारे और बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आप नए टैक्स रेजिम में क्यों जाएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि वो कैसे लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं कि वो नए टैक्स रेजिम में जाएं, उसका बेनिफिट लें। अभी जो हम देख पा रहे हैं, सिर्फ वही लोग जिनका कि हाउसिंग लोन या तो ख़त्म हो गया है या बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, या फिर जिनका कोई भी इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह कुछ इस टाइप का नहीं चल रहा है, वही लोग नई प्रणाली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहीं उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है। लेकिन उसमें भी जो तबका है वो है जिनकी इनकम 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक रह जाती है। उससे ऊपर वाले लोगों के लिए नई प्रणाली में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को वो अट्रैक्टिव बनाना है कि कैसे नए लोगों को नए टैक्स रेजिम में जाने का मज़ा आए या फिर वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो उसके लिए देखिए 2-3 ऑप्शन हमें लगते हैं कि जो गवर्नमेंट कर सकती है बहुत ईजिली, और धीरे धीरे वो नए सिस्टम पे लोगों को ला सकती है। जिसमें से एक तो वो अपनी जो टैक्स रेट है उसको कुछ कम कर सकते हैं, जिससे कि वो और बेहतर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई प्रणाली की तरफ जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। दूसरा, हम क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन को टोटली ख़त्म कर देना। मुझे ये लगता है पर्सनली कि सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन को आगे लेके जाना चाहिए। जिसमें से एक एग्जेम्पशन मैं आपको बताता हूँ, जो भी सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है उसका ईपीएफ का डिडक्शन होता है। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि एटलीस्ट ईपीएफ का या जो पीपीएफ में लोग पैसा डाल रहे हैं उसका एटलीस्ट एग्जेम्पशन और डिडक्शन उनको दे नई प्रणाली में। प्लस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड क्लास को 50,000 का, वो डिडक्शन उनको अलाउ किया जा सकता है। क्योंकि खाली टैक्स घटा देने से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इतनी जल्दी वहाँ मूव करेंगे, बट इस तरह के कुछ एक ऑप्शन गवर्नमेंट को निकालने चाहिए कि इतने सालों के लिए ये एटलीस्ट जिसका होम लोन चल रहा है उसको ये बेनिफिट्स वगैरह कुछ दिए जाए, जिससे कि वो नए प्रणाली की तरफ शिफ्ट हो सके। इसमें जो सबसे कारगर गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है कि मैं सब
हम पुरानी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस को ख़त्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को चेंज लाने की ज़रूरत है। तो क्या नए टैक्स जो रिजीम है उसको बदलने की तैयारी में सरकार है? मतलब क्या उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे कि टैक्स पेयर्स के प्रति रुझान बढ़े? क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि 2 साल में भी नए टैक्स सिस्टम जो कि विदाउट एनी एग्जेम्पशन टैक्स सिस्टम है उसमें लोगों का जो आकर्षण है वो उतना ज्यादा नहीं बन पाया है। सुनील गर्ग हमारे साथ और कपिल मित्तल से हम बात करें, दोनों ही टैक्स एक्सपर्ट है। सुनील जी, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि कई चर्चाएं हमारी भी शो में हो रखी है और कई बार आपके जरिए भी आपने वित्त मंत्रालय तक कई बातें पहुंचाई है कि किस तरीके से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में, उसमें टैक्स रिजीम भी शामिल था। कैसे नए टैक्स सिस्टम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और ये नया टैक्स सिस्टम अभी मौजूदा अपने इस स्वरूप में कैसे टैक्स पेयर्स के लिए परफेक्ट बैठता है? देखिए स्वाति जी, आपको ध्यान होगा जब माननीय वित्त मंत्री जी फाइनेंस एक्ट 2020 लेके आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो 15 लाख का जिसकी इनकम है उसको 78,000 का फायदा होगा। और उससे अगले दिन ही हमने शो किया था इसी प्लेटफॉर्म से और हमने कैलकुलेशन करके समझाया था कि माननीय वित्त मंत्री जी देखिए, जिसकी 15 लाख रुपए की इनकम है, अगर वो 2.25 लाख की बचत कर लेता है तो टैक्स न्यूट्रल हो जाएगा। 10 लाख की इनकम वाला 1,87,500 पे टैक्स न्यूट्रल हो जाएगा। और आपने दिया ये और आपने लिया क्या, 4.5 लाख तक की एग्जम्पशन, जिसमें 1.5 लाख का ATC है, मेडिक्लेम है 75,000 का, और आपका हाउस लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, यानी 4.5-5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमने कैलकुलेशन देके समझाया था कि 9.5 लाख रुपए की इनकम वाला भी जीरो टैक्स पे आ सकता है और इस रिजीम में जाने के बाद तो वो 2.25 लाख पे ब्रेक इवन कर जाएगा। एक बात तो ये, और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे जैसे कपिल जी ने कहा कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनको 3 डिडक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। नंबर 2 जो उसका EPF में जो पैसा काटता है एम्प्लॉयर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो, और प्लस हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बहुत बड़ा एक फैक्टर है सैलरी में, एक बहुत बड़ा उसमें कंपोनेंट होता है। आपने वो छूट भी उससे वापस दे ली थी। तो अब तरीका क्या है, या तो सरकार ये सोच ले कि हमें लिमिटेड डिडक्शंस देनी है, यानी जो जरूरी डिडक्शंस है ATC वाली आप दे दीजिए, लोग उसके आदी हो चुके हैं, LIC पॉलिसी करवा रखी है, PPF में पैसा है, EPF में पैसा है, और दूसरा आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को मेंटेन कर लीजिए और हाउस रेंट अलाउंस की छूट आप दे दीजिए। एक तरीका तो ये बनता है। या दूसरा तरीका जो कपिल जी ने बताया कि जो आप 78,000 पे टैक्स न्यूट्रल कर रहे थे लोगों को, आप उस टैक्स के रेट को इतना कम कर दीजिए कि उसको 4.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम करने के बाद जो लोग करते थे उसको तब बेनिफिट नजर आए, तब लोग इसमें अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज इसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने इसके पैरों में बेड़ियां बांध दी। बेड़ियां क्या बांध दी? आपने कहा कि सैलरीड एम्प्लॉय तो हर साल शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आप एक बार गए तो आपको वापिस आने का मौका नहीं है, आप उसे कम बैक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक सेट इसमें ड्रॉबैक है स्कीम में। आप ये देखिए कि एक आम आदमी, एक आम टैक्स पेयर जिसके पास बहुत ज्यादा कंसल्टेंट, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो अपने 20 साल की प्लानिंग कैसे कर सकता है? तो सरकार को इसमें थोड़े से परिवर्तन करने पड़ेंगे, इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉई है उसके पास में, उसकी जेब में पैसा बचे, उसे पैसा बचेगा और वो खर्च भी करेगा। और दूसरा, खाली पैसा बचना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जो सेविंग्स है ना, ये ATC की सेविंग्स या PPF की सेविंग्स या EPF की सेविंग्स, ये भी जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई रोल नहीं होता। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के साइकिल को बढ़ाने में इन सेविंग्स का बहुत बड़ा हाथ है स्वाति, बहुत बड़ा हाथ। आप सेविंग्स को खत्म क्यों करना चाहते हैं? तो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ेगी, ऐसा बैलेंस जिसमें सैलरीड एम्प्लॉइज, क्योंकि सबसे बड़ा जो तबका इफेक्ट हुआ था इससे वो सैलरीड एम्प्लॉइज था, और सैलरीड एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम लाए गए थे आप। तो आप उनके लिए ऐसा एक दीजिए, एक मिक्स बैग जिसे हम कहते हैं, मिक्स बैग सॉल्यूशन दीजिए, ताकि उसको लगे कि मैं इस रिजीम में चला जाऊं। ओके, यहाँ पर एक और जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले थे, इनफैक्ट सुनील जी मैं आप ही से पहला टेक इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि हम एक तो हमारी डेफिनेटली सैलरी से आय होती है और अन्य स्रोतों से भी आय होती है, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं और लोगों में कंफ्यूजन होता है कि कृषि से आय टैक्स के दायरे में आती है कि नहीं आती है। प्राइमा फेसी तो हमें मालूम है कि कृषि से आय जो होती है टैक्स फ्री होती है, लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें कृषि से आय पर भी टैक्स लगता है। अब ये क्या सिचुएशन सही है, नहीं है, इसका गणित सुनील जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए स्वाति, एग्रीकल्चर इनकम को लेके बहुत कंफ्यूजन है।
ये गिलास आधा खाली के आधा भरा वो वाली सिचुएशन होती है। अगर आपकी केवल एग्रीकल्चर से इनकम है, आप किसान है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको टैक्स बनता है 1,17,000 रुपए सरचार्ज के साथ में। और मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए से एग्रीकल्चर इनकम भी है, उसमें 10 लाख के अलावा। अब लोग गलती क्या करते हैं कि उस 5 लाख को उठा के एग्जाम्प्ट इनकम में डाल देते हैं। ये गलत बात है। आपको पहले उस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है और फिर आपको उसकी रिबेट क्लेम करनी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा स्वाति कि जैसे ही 5 लाख की एग्रीकल्चर इनकम जुड़ती है, आपका टैक्स बन जाता है 2,08,000। यानी 5 लाख की एग्जाम्प्ट इनकम जोड़ी आपने और टैक्स बढ़ गया 91,000 से 91,000 रुपए से आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो एक तो ये मान लीजिए कि टैक्स फ्री इनकम नहीं है पूरी तरह से, ये टैक्स रेट के पर्पज से आपकी इनकम में जुड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या जो व्यापार नहीं करते, वो एक सहज फॉर्म भरते हैं ITR 1। सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया था। उसमें कह दिया था कि अगर आपकी कृषि से आय 5,000 रुपए से ज्यादा है, केवल 5,000 रुपए से, और विशेषकर वो लोग जिनके गांव में खेती बाड़ी की जमीन भी है या आपको फोर फादर से जमीन मिली है अपने और वो खेती करते हैं, तो आपका ITR फॉर्म बन जाएगा 2। अब आप ITR 1 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसका कारण क्या था, सरकार ने ऐसा क्यों किया? आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने गमलों में सब्जी उगा ली, करोड़ों रुपए की सब्जी बेच दी, लाखों रुपए के फल बेच दिए। तो सरकार ने उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, उस बल्क प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये चेंज कर दिया। अब ITR 2 में आपको बकायदा डिटेल देनी होती है, आपकी खेती की जमीन कहां पर है, उसमें सिंचाई का साधन है कि नहीं है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी हेक्टेयर है, आपकी ओनरशिप कैसी है और आपने क्या फसल उगाई है। तो ये सब आपको ब्यौरे देने होते हैं। तो कृषि आय को लेके विशेष ध्यान रखने की बात है, ये पूरी तरह से टैक्स माफ नहीं कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। और कपिल जी, इसमें कई जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो किसी को बेच दी है। माने सरकार ने उनसे वो एग्रीकल्चरल लैंड ली। पिछले कई दिनों में हमारे सामने ये वाकये हुए, खासतौर पर NCR एरिया में हमने देखा, नोएडा में हमने देखा है कि वैसे कई जगह तो बिल्डर ने ले ली क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट खड़ा करना था, दूसरी जगह सरकार ने ले ली है। तो उसमें जो मुआवजा मिलता है जिसकी कृषि लैंड थी, लोग ये जानना चाहते हैं क्या उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, कौन से केस में टैक्स लगेगा, कौन से केस में टैक्स नहीं लगेगा? देखिए, जितना भी आपका कृषि वाला लैंड है, अगर गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर लेती है या फिर किसान किसी और को बेच देता है, बिल्डर को या किसी को भी, तो उसको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कंफ्यूजन कहाँ पर आती है, कई बार क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसान की ज़मीन एक्वायर कर लेती है तो उसके ऊपर किसान कई बार केस हो जाता है, कर देता है कि भाई मेरे को मुआवजा मिला, बहुत कम मिला, मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो कई बार कोर्ट्स वगैरह में केस जाता है और किसान को मुआवजा बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए मुआवजे पे कई बार गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि ये इनिशियली उनको मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो उनको मुआवजा मिल रहा है वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है डिले रिसीप्ट की वजह से उस मुआवजे के, वो उनकी इनकम में टैक्स होगा। तो ज़्यादातर हमने अभी 2 साल पहले गुड़गांव में कम से कम भी 50 से 60 केस हमने देखे थे, जहाँ पे सेम ही केस थे। उनको जो मुआवजा मिला वो लेट मिला या फिर कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाया, तो उस वजह से जो इंटरेस्ट उनको ऐड हुआ इनकी इनकम में, वो उन्होंने एग्जेम्प्ट इनकम में काउंट कर लिया, जबकि वो उनकी टैक्सेबल इनकम में जाना था। इस वजह से सबसे ज़्यादा चैलेंजेस एग्रीकल्चर लैंड वगैरह में किसान लोग फेस करते हैं। इसके अलावा ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इसमें बहुत ही डिटेल्ड एक बाइफिकेशन दी हुई है इनकम टैक्स में, उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपकी जो ज़मीन है वो ऐसे एरिया में ना हो जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो, जहाँ पे अलग अलग 3-4 उसमें कैटेगरी दी गई हैं, कंडीशन दी गई हैं, सॉरी, जिससे आप ये पता लगाते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे कि आप फ्यूचर में किसान कहीं भी टैक्स वगैरह के चक्कर में ना फंस जाए। और एंड में सुनील जी, इसी पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक दर्शक ने भी हमसे पूछा था कि उन्होंने नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक एक जमीन बेच दी थी, 10 एकड़ जमीन दरअसल एक बिल्डर को बेची और बिल्डर उस पर एक होटल बना रहा है। तो जो जमीन बेचने पर उनको रकम मिली है वो टैक्स के दायरे में आती है कि नहीं आती है? देखिए, जैसे कपिल जी ने बताया स्वाति, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को भी एक बात और बताते हैं। एक राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट आया था 2013 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको लेकर आए थे।
और उसकी एक धारा है 96 वो ये कहती है कि अगर आपको राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट में कोई भी मुआवजा मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड का हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, जो आप जमीन एक्वायर करते हैं मेट्रो के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उसी की धारा 46 एक बात और भी कहती है कि अगर आपने प्राइवेट बिल्डर को बेच दी जमीन तो फिर वो कैपिटल गेन के टैक्स के दायरे में आ जाएगी। लेकिन उसमें एक कैविएट है। कैविएट क्या है? अगर आपकी वो जमीन नगर निगम से 8 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर, जो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है उसका नगर निगम का क्षेत्र उसकी बाउंड्री से 8 किलोमीटर सरकार ने फिक्स कर दिया है, 8 किलोमीटर से दूर है और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही थी, तो फिर आपने चाहे वो बिल्डर को बेची हो चाहे आपने किसी को दी हो, आप पर कोई टैक्स नहीं है। अदरवाइज अगर 8 किलोमीटर के अंदर है तो वो बकायदा कैपिटल गेन माना जाएगा। हाँ, सरकार ने आपको एक फायदा दे दिया कि आप उसको डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? धारा 54D, आप एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। आप एग्रीकल्चर लैंड के बदले मकान खरीद लीजिए, 54F, हम आपको छूट दे देंगे। आप एग्रीकल्चर लैंड के बदले बॉन्ड्स ले लीजिए, 54EC में 50 लाख रुपए तक हम छूट दे देंगे। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें, जब भी अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचें तो टैक्स के नियमों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब टैक्स लगता है तो बड़ा खतरनाक होता है। और जैसे कपिल जी ने बताया, जब मुआवजा आता है उसका जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट पे बहुत टैक्स है, बहुत हैवी टैक्स बनता है, उसका आपको ध्यान रखना है। जी, ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील जी और कपिल जी, आप दोनों का ही हमारे साथ टैक्स की कई उलझनों को हमारे दर्शकों के लिए दूर करने के लिए। तो मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए CBC।